स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट की सीरीज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को जाना, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, कुकू FM, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सर, हमें ये तो पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ ऐसे प्रोविजंस किए हैं जिनके थ्रू हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो हमारी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सारे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 368 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दो प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नंबर 1 बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 2 by a special majority of parliament with the ratification by half of the total states। इसका मतलब मेजॉरिटी स्टेट्स 50% से ज़्यादा अपनी सहमति दर्ज करनी चाहिए। देखा जाए कुछ और भी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के प्रोविजंस को दर्शाते हैं, पर इन प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास किया जा सकता है। इसका मतलब अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हालांकि आर्टिकल 368 के थ्रू जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास किया जाता है उनके प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे हम अपने डिस्कशन में समझेंगे। सर, अभी आपने हमें सिंपल मेजॉरिटी के बारे में बताया, लेकिन हम ये जानने के लिए इंक्विजिटिव हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की अमेंडमेंट के प्रोविजंस दिए गए हैं। पहली प्रोविजन है कि अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी प्रोविजन ऐसी है जहां पर अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से होती है, और तीसरी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सर, क्या आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के बारे में बता सकते हैं जिन्हें सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जाता हो? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम उन प्रोविजंस को समझेंगे जिन्हें सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किया जाता है। पहला प्रोविजन है जहां पर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट से रिलेटेड हो। दूसरी प्रोविजन ये है कि जब कोई नई स्टेट फॉर्म करनी हो तब ये सिंपल मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। अगर सेम स्टेट के अंदर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज करनी हो, किसी स्टेट का नेम या नाम बदलना हो, तब सिंपल मेजॉरिटी यूज़ कर ये किया जा सकता है। और तीसरी प्रोविज़न ये दर्शाती है कि अगर स्टेट काउंसिल्स किसी स्टेट में हो तो अगर वो है ऑलरेडी तो उसको एबॉलिश कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ये प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से होती है। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन जानेंगे जो सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करके की जाती हो, जहां पर अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर और स्पीकर, जजेस की बात करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से कोरम ऑफ पार्लियामेंट भी डिसाइड किया जाता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि 10% ऑफ द ऑडियंस इन द पार्लियामेंट शुड प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रोविजन ऐसी है जो सिंपल मेजॉरिटी से हम ला सकते हैं, वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अगर कोई नए रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स लाने हो या कोई एग्जिस्टिंग रूल्स और प्रोसीजर्स को हटाना हो तो सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करके पार्लियामेंट ये कर सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन के अंदर प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और उनके मेंबर्स या कमिटीज़ के वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हम अमेंड कर सकते हैं, और पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी यूज़ कर ये प्रिविलेजेस को उनके मेंबर्स और कमिटीज़ के लिए चेंज या अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ
सिटीजनशिप का एक्विजिशन या किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट करनी हो, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी कोई अगर अमेंडमेंट की बात हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट हो तो वो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से की जा सकती है। उसी के साथ कोई प्रोविजंस जो यूनियन टेरिटरीज के रिलेटेड हो तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट करता है। अगर फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो या सिक्स शेड्यूल की बात हो, उनकी सारी अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी कर सकता है। सर, जो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी है वो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या आप स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? अब हम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। तो हम ये समझेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी हम किसे कह सकते हैं। जो मेजॉरिटी that is more than 50% of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members in the each house present and voting। यहाँ पर टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, जो एक पूरे पार्लियामेंट के हाउस के एग्जैक्ट नंबर होते हैं। ये नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट होता है जो कोई सीट वैकेंट हो या फिर कोई मेंबर्स अब्सेंट हो। वैसे तो स्पेशल मेजॉरिटी के रिक्वायरमेंट वोटिंग की थर्ड स्टेज में ज़रूरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो हाउस में बिल पास करते समय सारी स्टेजेस में स्पेशल मेजॉरिटी को यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग प्रोविजंस को स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है। जहां पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात हो या फिर डीपीएसपी को अमेंड करने की बात हो, वो सारे प्रोविजंस जो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा नहीं अमेंड किए जा सकते वो हम स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं। सर, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट को समझते हैं, जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और 50% से ज़्यादा स्टेट्स की सहमति के बारे में बात कर रहा है। जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स के साथ अमेंड किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को हमने अभी सीखा था। कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स अपना कंसेंट यानी कि अपनी सहमति उस अमेंडमेंट के बिल को दे सके, और तभी जाकर ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऑफिसेस जो फेडरल स्ट्रक्चर से अफेक्ट होते हो उनको हम अमेंड कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोविजंस जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ द स्टेट्स के थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं, उनको हम लिस्ट करेंगे। पहला, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। किस एक्सटेंट तक यूनियन की और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, ये इस प्रोविजन के साथ अमेंड किया जा सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हो तभी भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट के कंसेंट की ज़रूरत होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन और स्टेट, जैसे कि ये स्टेटमेंट ही हमें बताता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो फेडरल थ्रेड को अफेक्ट करता है उसे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट ज़रूरी होता है। उसी तरीके से फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा 7th शेड्यूल है, जहां पर 3 लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इस सब लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हो यानी 7th शेड्यूल के अंदर कोई चेंजेस करने हो तब हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट ज़रूरी होता है। उसी के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट यानी राज्यसभा के अंदर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स के कंसेंट से ही हो पाता है। सबसे आखिरी, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, यानी कि आर्टिकल 368 खुद में ही अगर अमेंड करना हो तो पार्लियामेंट को तभी भी स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट ज़रूरी होता है। सर,
मेजॉरिटी की तीनों कैटेगरीज को समझने के बाद अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो क्या होता है। अब हम आर्टिकल 368 में मेंशन किए गए अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे कुछ सिंपल पॉइंट्स की हेल्प से। पहला पॉइंट ये है कि जब अमेंडमेंट के लिए जब किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। पार्लियामेंट किसी भी हाउस में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी दोनों में से हाउस में अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, परंतु स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को या तो कोई मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर बिना प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा पॉइंट मेजॉरिटी से रिलेटेड है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, और ये दोनों हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही पास होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि हर हाउस को सेपरेटली इस बिल को पास करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी अमेंडमेंट बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस का कोई प्रोविजन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता है, जो कि दूसरे बिल्स जो रेगुलर बिल्स होते हैं, लॉज के बिल्स होते हैं, उनके लिए जॉइंट सिटिंग अवेलेबल होती है, लेकिन अमेंडमेंट्स के लिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये है कि अगर किसी बिल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाना ज़रूरी है। स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजॉरिटी से भी उस अमेंडमेंट बिल को पास कर सकती है। इसको सिंपली समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि अगर किसी स्टेट के लिए कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस फेडरल प्रोविजंस को चेंज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर उस स्टेट के लेजिस्लेचर को सिंपल मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो स्टेट लेजिस्लेचर के भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देना नेसेसरी होता है। वो ना तो अपने एसेंट को डिले कर सकते हैं, ना ही वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट देते हैं तो वो बिल अब एक्ट बन जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट को वैलिडिटी मिलती है। सर, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर को तो समझ लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है या फिर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। प्रेजेंटली पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, परंतु किसी भी तरह के अमेंडमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। ये केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ना हार्म करने का ही एक लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ एंड कीप स्टडिंग। डियर लिसनर्स, आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे कुकू FM, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।